चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के थेल्स प्रमेय को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के सारी बारीकी चीज़ों को जान लिए थे। अब इसमें आपको जानना है थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम, तभी जाकर आप अगला इसका एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे किसको, तो थेल्स प्रमेय को। अब देखिए, थेल्स प्रमेय का एक दूसरा भी नाम होता है। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत आनुपातिकता का इसे प्रमेय कहते हैं, लेकिन इसी नाम से फेमस है। एग्जाम में हमेशा इसी नाम से क्वेश्चन करता है, और ये जब भी क्वेश्चन करेगा 5 नंबर में क्वेश्चन करेगा सिद्ध करने के लिए, याद रखिएगा। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, कैसे सिद्ध करेंगे, यही चलते हैं। देखिए, थेल्स प्रमेय क्या है, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि कोई आपके पास त्रिभुज है, जैसे मैं आपको पिक्चर बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज हो गया आपका, त्रिभुज बता दिए। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की प्रकार क्या होती है, सारी बातें समझ चुके हैं। मान लीजिए कि आपका ए बी सी क्या एक त्रिभुज है। बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का समानांतर कोई रेखा खींची जाए, ठीक है ना, ये भुजा है। अब इस भुजा के समानांतर मैं क्या करूँ, एक रेखा खींच ले रहा हूँ, ये ना है कि यदि एक भुजा के समानांतर, तो ये इस भुजा का समानांतर एक रेखा खींच लिया, तो एक भुजा का समानांतर कोई अन्य एक रेखा खींची जाए, तो इस भुजा का समानांतर एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं, ये जो भुजाएं बच रही हैं दो, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बढ़ जाती है। मतलब ये आधा बटा आधा और आधे बटे आधा, इस अनुपात में क्या होती है, वो बढ़ जाती है। आपको यही दिखाना है कि जब किसी एक भुजा का समानांतर कोई अन्य रेखा खींचेंगे, तो अन्य दो भुजाएं बच रही है वो सब अपने आप में विभाजित हो जाती है। तो ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम दे दीजिए। चलिए, इसका नाम देते हैं डी और ई। तो मैंने क्या किया, इसको सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय आप याद रखिएगा कि कोई त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर तो कोई रेखा खींचेंगे, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बढ़ जाती है। यही हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको दिया है कि ये सब क्या है, समानांतर है। पहले आप यहाँ पर देखो, इसको सिद्ध करने के लिए कैसे चलेंगे। पहले 2-3 इसका चरण होता है। पहले मान लेंगे कि दिया क्या क्या वो लिखेंगे। मान लिया कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज। आपने ये देखा ना, एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें क्या क्या दिया है, जिसमें बोल रहा है कि एक भुजा का समानांतर ये भुजा है आपका। मतलब आपको दिया है कि डी ई पैरेलल बीसी आपको दे दिया है ना, यही कि एक भुजा का समानांतर कोई अन्य रेखा खींचिए, तो इस भुजा का समानांतर ये वाली रेखा खींची जा रही है। मतलब ये चीज आपको दिया है कि डी ई पैरेलल हो गया बीसी, ठीक है ना। अब इतनी बातें हो गई, अब सिद्ध करने पाएंगे। इतनी सीधम मतलब क्या सिद्ध करना है आपको, तो अंत वाली चीजें बताएगा क्या सिद्ध करना है। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बढ़ जाती है, ये जो शेष दो भुजा बच रही है ये सब आपस में बढ़ जाएंगी। कैसे हो जाएगा, तो ए डी अब बटा डी बी हो जाएगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना है ये ए डी अब बटा चलेंगे डी बी, अब बराबर इधर से भी बढ़ जाएगा, तो ए ई अब बटा चलेंगे ई सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि यदि एक भुजा का समानांतर कोई रेखा खींच दी है, तो जो शेष भुजाएं बच रही है वो सब आपस में विभाजित हो जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। तो समानांतर दिया तो आपको ये वाली चीज़ें क्या करना है, सिद्ध करना है। जब समानांतर दिया तो ये से, जब मान लो कि किसी भुजा का समानांतर कोई रेखा है, तो बोल रहा है कि इनकी सारी भुजाएं जो भुजाएं बच रही है वो सब अनुपातिक हो जाती है, समानुपाती हो जाती है, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले मैंने मान लिया कि इसमें क्या क्या और क्या दिया वो लिख दिया मैंने, उसके बाद सिद्ध क्या करना है, उसके बाद इसमें रचना लिखेंगे। देखो, रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। रचना मतलब देखिए, इसमें क्या क्या जो अपना से कर रहे हैं, जो अपने आप से कुछ इसमें चीजें डालेंगे, वही रचना होती है। मतलब रचना करना, बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या डाल देते हैं, मैं पहला काम करता हूँ कि डी से यहाँ पर लंब डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से डी से मैं लंब डाल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। डी से मैं यहाँ पर लंब डाल देता हूँ। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम देता हूँ एम डी एम। और ई से भी मैं लंब डाल रहा हूँ किस पर, ए बी पर। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, तो सीधा रेखा बनाइएगा, ठीक है। फिर से मैं इसको मिट कर रहा हूँ। यहाँ आपको कोण कितना का बन रहा है, 90 का बन रहा है। ये मान लीजिए एन है, ई एन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कुछ और रचना करूँगा, बी को ई से मिला दूंगा, अब फिर डी को सी से मिला दूंगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ लीजिए, इतना रचना करना है। तो रचना क्या क्या हुआ, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या किए। पहले डी से डी एम यहाँ पर लिखेंगे, डी से डी एम लंब है। डी से डी एम लंब किस पर डाल दिए, एसी पर। ये पूरा भुजा एसी है, तो लिखेंगे डी से डी एम लंब एसी, तथा और क्या है, ई से ई एन लंब हो गया, लिखेंगे तथा ई से ई एन लंब
ई से ई एन लंब किस पर हो गया, ए बी पर पूरा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी। तो ई से ई एन लंब हो गया आपका क्या हो गया, ए बी हो गया। अब देखिए और क्या क्या यहाँ पर हुआ, और ये भी हुआ कि बी को ई से और डी को सी से मिला दिया, लिख देंगे। और बी को ई से तथा डी को सी से तथा डी को सी से मिलाया। ये क्या हो गया आपका रचना हो गया। रचना क्या क्या हो गया, तो डी से डीएम लंब हो गया ए सी पर, और ई से ईएन लंब हो गया आपका ए बी पर, और बी को ई से मिला दिया और डी को सी से मिला दिया। तो इतना रचना हो गया। अब रचना के बाद इसको प्रमाण करेंगे, प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे कि समानांतर दिया तो ये वाली भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। तो चलते हैं उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति का मतलब ये होता है प्रमाण करना, मतलब उसका निर्माण करना। उत्पत्ति चलते हैं। अब देखो उत्पत्ति करने के लिए पहले इस साइड से चलेंगे, ठीक है ना, त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे, अब फिर यहाँ से डी बी ई में चलेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले चलेंगे किस तरह, इस साइड से पहले चलेंगे, अब फिर उस साइड से चलेंगे। तो पहले इधर से चले, त्रिभुज कौन कौन सा, तो ये वाला उठा रहे अंदर वाला पूरा ए डी ई। चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में, इस त्रिभुज में चल रहे हैं ए डी ई में, तब ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार। तो इधर से आधार आपका क्या बनेगा, तो इधर से आधार आपका एडी बनेगा। तो 1/2 गुना आधार, आधार का मान एडी रख देंगे। गुना क्या होता है, तो ए डी ई आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ए डी ई इसकी अंतिम सिरा से जो लंब डाले हैं वही उसकी क्या करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। तो ए डी ई से जो लंब डाले वो ऊंचाई का काम करेगा ई एन। तो यहाँ पर लिख देंगे आप ई एन। इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे तो हो गया त्रिभुज ए डी ई में चले तो क्षेत्रफल इसका होगा 1/2 गुना ए डी गुना क्या होगा ई एन, मतलब आधार गुना ऊंचाई। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। अब इधर से चलते हैं। अब यहाँ से पहले ए डी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं डी बी ई में, ये वाला अंदर वाले त्रिभुज में लिखते हैं आप पुनः त्रिभुज किसमें, डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई में, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसलिए त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होता है 1/2 गुना आधार। तो कहाँ चले हैं, डी बी ई में चले, तो आधार इस साइड वाला होगा, आधार का मान हो जाए डी बी गुना ऊंचाई। तो इसका अंतिम सिरा देखेंगे डी बी ई, इससे आपका ई एन है, तो यहाँ पर ऊंचाई का काम कौन करेगा, ई एन करेगा। और इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। तो पहले एक साइड से मैंने क्या किया, चलना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर डी बी का क्षेत्रफल निकाल लिया, और इधर से भी वैसे ही करेंगे, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, फिर ई सी डी का क्षेत्रफल, इतना निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले इस साइड से चल दिए तो इन दोनों का भाग कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 भागे समीकरण 2। मतलब समीकरण 1 का क्या करते हैं, समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 1 का समीकरण 2 से भाग लगा देते हैं। इसके बाद देखिए अब क्या होगा, भाग लगाकर देखिए, यहाँ पर एलचेस का एलचेस से, आरचेस का आरचेस से भाग लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा त्रिभुज ए डी का होगा, फिर डी बी का, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, यहाँ पर है ना, गुना आधार है ए डी या गुना ई एन है ये, और इधर है आपका डी बी में 1/2 गुना डी बी, 1/2 गुना डी बी गुना ई एन। अब जो कटने वाला है उस मान को क्या करिए, लिख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर ई एन से ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। साइड में देखिएगा, समझते चलिएगा सारी बात को, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पर मान आ जाएगा, इसलिए आ गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बराबर क्या होगा, डी बी ई का क्षेत्रफल, अब बराबर बच गया ए डी बटा डी बी, तो इसको लिख देंगे ए डी बटा डी बी। तो मैंने इस साइड से चल दिया तो ए डी बटा डी बी आपका निकल गया। अब इसी प्रकार इधर से चलेंगे, यहाँ पर बहुत शॉर्ट कर देंगे, इसी प्रकार इसी प्रकार इस साइड से चलेंगे, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, तो ए ई डी का मतलब वही होगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल और फिर ई सी डी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर डायरेक्ट बटा कर देंगे। इसलिए इसी प्रकार त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, ठीक है,
इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए ई डी का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुना आधार, तो इधर से आधार चलेंगे तो ए ही हो जाएगा, तो यहाँ से आधार उठा लेंगे ए ई गुना ऊंचाई, तो यहाँ से अंतिम पॉइंट देखेंगे ए ई डी, डी से आपका ऊंचाई डीएम है तो यहाँ पर ऊंचाई का मान डीएम हो जाएगा। इसका बटा चलेंगे, डायरेक्ट बटा कर रहा हूँ, इधर से चल रहा हूँ, इसी प्रकार का मतलब क्या है, जैसे ये प्राप्त किया वैसे ही, तो त्रिभुज ए ई डी का हो गया। अब चलेंगे ई सी डी का, बटा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, तो ई सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार, तो ई सी डी में चले तो आधार आपका ई सी हो जाएगा, और इसका अंतिम पॉइंट ऊंचाई चलते ई सी डी, डी से आपका डीएम है तो यहाँ पर ऊंचाई का मान डीएम हो जाएगा। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, डीएम डीएम कट गया, ये 1/2 कट गया, इसलिए आपका मान आ गया त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, अब बराबर बच गया ए ई बटा ई सी। इसको लेकर चलेंगे, समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा, ठीक है, और इसको समीकरण हम लोग 4 मान लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो त्रिभुज है यहाँ पर ये डी बी ई, और उसके बाद ये वाला जो त्रिभुज है ई सी डी, दोनों का आधार क्या है, डी डी है। पहले ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैं इसको दर्शा रहा हूँ, ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला, अब फिर इधर से जो त्रिभुज आपका चल रहा है यहाँ पर डी बी ई और ई सी डी, दोनों का आधार क्या है, डी है। यहाँ पर वही भाषा लिख देंगे, चूंकि डी बी ई त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज ई सी डी का आधार एक ही डीई है। कहने का मतलब जो त्रिभुज चला है डी बी ई और ई सी डी, दोनों का आधार क्या आ रहा है, डीई आ रहा है। तो जिनका जब दो त्रिभुजों का सेम आधार होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल अब बराबर हो जाएगा ई सी डी, दोनों का आधार सेम ही था इसलिए त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का आधार सेम ही है, एक ही और आधार है, तो जिनका आधार सेम हो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गया। अब इसलिए समीकरण 4 से चलेंगे, अब लिख देते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 देखिए, ये ना समीकरण 4 है, समीकरण 4 है त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई डी, तो इसको सजा देंगे, डी को पहले कर देंगे, ठीक है, त्रिभुज ए ई है तो ई को बाद में कर देंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा कितना है, त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पर त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल हो गया डीबी के बराबर हो गया, तो ईसीडी के जगह पर यहाँ पर हम रख सकते हैं डीबी, तो इसके जगह पर रख देंगे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल अब बराबर कितना है एई, अब बटा हो गया ईसी। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 5, ध्यान से समझिएगा, कोई भारी चीज नहीं है। यहाँ समीकरण 4 से चल रहा हूँ तो 4 में ईसीडी का मान निकल गया डीबी, तो ईसीडी के जगह पर क्या रख दिया, डीबी रख दिया, और सब तो ज्यों कहते हो। अब समीकरण 3 या 4 में देखिए एलएचएस सेम है, यहाँ भी एडीई बटा एडीई का क्षेत्रफल बटा डीबी का, यहाँ भी एलएचएस देखिए एडीई के बटा हो गया डीबी, मतलब इनका एलएचएस साइड सेम है तो आरएचएस साइड भी क्या करेंगे, सेम कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 3 और 5 से, तो समीकरण 3 और 5 में क्या देख रहे हैं कि इसका एलएचएस और इसका एलएचएस आपस में बराबर है, तो एलएचएस भी इनका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए आप लिख देंगे एडी अब बटा हो जाएगा डीबी, और इसका एलएचएस क्या है एई बटा ईसी, ये प्रूफ हो गया आपका। यही आपको सिद्ध करना था, देख सकते हैं कि एडी बटा डीबी आप बराबर एई बटा ईसी, तो ये आपका थेल्स पर में था। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसका विलोम को साबित करते हुए फिर मिलेंगे।